कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अविराज ने ये क्या कर दिया था, वो एकटक अविराज के चेहरे की तरफ देखती रह गई, जिसने अभी अभी एक झटके में उसके गले से उसका मंगलसूत्र, उसकी मांग में से उसका सिंदूर मिटाया था। वायु ने अपने कांपते हाथों से अपने गले पर हाथ रखा। कुछ देर पहले जो गुस्से में उसके आंसू सूखने लगे थे, अपने गले पर हाथ रखकर उसके हाथ और उसके होंठ, उसका चेहरा कांपने लगा था। उसने अपने गले पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, ये क्या किया आपने? ये कहते ही उसकी आवाज़ अटक रही थी, उसकी आँखों से आँसू उसके गालों पर लुढ़कने लगी। अविराज बोला, बस करो, ये ड्रामा बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे तुम्हारी शकल 1 सेकंड भी नहीं देखनी। चली जाओ मेरी नज़रों के आगे से। नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। अगर आज के बाद तुम मेरे सामने भी आई ना, अब तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया है, एक भी गोली तुम्हारे अंदर नहीं उतारी। आज के बाद तुम मेरे आगे, मेरी आँखों के आगे भी गलती से आ गई तो सिर्फ तुम्हें नहीं मारूँगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूँगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी आँखों के सामने पहले उनकी जान लूँगा, फिर तुम्हारी। ये कहते हुए अविराज वहाँ से जाने लगा। वायु उसका हाथ पकड़ ली। अविराज ने एक झटके में उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा मुझे छुओ मत और कभी अपनी शकल मत दिखाना। तभी वायु, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो धीमी आवाज़ में बोली, हमारा हमारा गुनाह बताकर जाइए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी, वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसकी बात सुनकर अविराज ज़ोर से हँसा और हँसते हुए बोला, ओह गॉड, तुम क्या लड़की हो! इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अपने चेहरे पर से दिखावे का चेहरा नहीं हटा रही हो, नाटक करना बंद नहीं कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसी लड़की हो? ना जाने किस-किस के करीब। ये कहते हुए वह अविराज गहरी-गहरी साँस ले रहा था। उसकी खुद की धड़कनें जैसे थमने को तैयार थी, पर वो इस टाइम अपने गुस्से में ना जाने क्या-क्या बोल रहा था। जो चीज़ उसने देखी थी अपनी आँखों के सामने, वो बार-बार उसकी आँखों के सामने आ रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वायु एक बार और धीरे से बोली, आपने इतना सब कुछ कह दिया तो ये भी बता दीजिए, ऐसा आज क्या हो गया जिससे आपको हमारा असली चेहरा दिखा है? आपके आगे हमारा असली चेहरा आ गया। ये कहते हुए वायु की आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो एकटक अविराज की आंखों में देख रही थी। ये सुनकर अविराज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, कितनी गिरी हुई लड़की हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम्हें अपनी करतूत देखनी है ना, तो देखो अपनी करतूत। ये कहते हुए उसने अपनी कोट की जैकेट में से कुछ फोटोग्राफ निकाली और वायु के चेहरे पर मार दी, जिससे वायु की 1 सेकंड के लिए आंखें बंद हो गई। अविराज ने एक नज़र उसको देखा, फिर एक नज़र नीचे पड़ी हुई फ़ोटोज़ को, जिन्हें देखकर उसकी आँखों में खून उतरने लगा। उसका मन कर रहा था वो अपने हाथों से वायु का गला दबा दे, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वही वायु जिसने 1 सेकंड के लिए पलकें झपका ली थी, वो फ़ोटोज़ के चेहरे पर लगते ही अब उसने अपनी आँखें खोलकर अविराज की तरफ देखा। अविराज उसकी आँखों में आँखें डालकर बोला, आज के बाद मेरी आँखों के सामने तुम्हारी परछाई तक नहीं आनी चाहिए। मुझे तुम्हारे होने का एहसास भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। दोबारा अपने कदम मत रखना मेरी ज़िंदगी में, वरना मैं क्या कर बैठूँगा ये मैं भी नहीं जानता। ये कहते हुए वायु को अपनी नफ़रत भरी नज़रों से देखा और पलटकर चला गया। अविराज को जाता हुआ देखकर और अविराज की हर एक बातों को सुनकर वायु, जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था, पूरी तरह से बिखर चुकी थी। खुद को एक ज़िंदा लाश की तरह महसूस कर रही थी। उसने कुछ देर तक उस तरफ देखा जिस तरफ से अविराज गया था, फिर उसने अपनी नज़रें झुका के नीचे देखा। नीचे बिखरी हुई तस्वीरों को देखकर उसने मुँह पर हाथ रख लिया। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई। वो गहरी-गहरी साँस लेने लगी। वो एकटक उन तस्वीरों को देख रही थी और धीरे-धीरे उसकी आँखों के सामने कुछ धुंधली चीज़ चल रही थी। वो पैनिक करने लगी थी। वो लंबी-लंबी साँस लेते हुए वहीं नीचे घुटनों के बल पर बैठ गई। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपने सिर को कसकर दबाने लगी थी। अब नीचे पड़ी हुई तस्वीर उसके दिमाग में चल रही थी। वो बहुत बुरी तरीके से काँपने लगी थी। उसकी पूरी बॉडी काँपने लगी थी। उसकी साँसें भी गहरी-गहरी चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था वो साँस बहुत मुश्किल से ले रही है। उसकी आँखों के आगे एक चिल्लाती हुई लड़की, दर्द से बिलखती हुई लड़की, एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई बोली, बॉस, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने खुद को एक सफ़ेद चादर से कवर कर रखा था और वो लड़की रोते हुए अपने हाथ में 100 पीस पकड़े अपने सामने खड़े लड़के को देखते हुए रोते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। वो लड़का हँसा और हँसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। आज तो तुझे सबक सिखा के रहूँगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब तुझे पता चलेगा प्रताप पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। ये सब याद करते हुए वायु जोर से चिल्लाई, नहीं। वायु की आंखों के आगे वो सारी धुंधली चीज़ क्लियर होने लगी थी। तभी
वो लड़की जब प्रताप के आगे खड़ी थी, उस लड़की ने उसके सिर पर वो शोपीस मार दिया और साथ ही साथ तभी उस लड़की की दर्द से चीख निकल गई। और ये सब याद करते हुए वायु दर्द से चिल्ला उठी और चिल्लाते हुए अपनी अतीत की यादों से, जिन्हें वो भूल चुकी थी, फिर से सब कुछ उसको याद आने लगा और वो बिल्कुल बिलख बिलख कर रोने लगी। वो लगातार चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया था और उसके मुँह से लगातार चिल्लाने की आवाज़ निकलती जा रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बोली, नहीं ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा घुटनों से निकाला और वो तस्वीर जो नीचे पड़ी हुई थी, तस्वीर में कोई और नहीं वायु थी और उसके साथ प्रताप था। और उन तस्वीरों में वायु बेलिबास ब्लैंकेट में प्रताप के साथ थी। प्रताप उसके ऊपर झुका हुआ था। उन तस्वीरों को उठाकर वायु एक एक तस्वीर को फाड़ते हुए बोली, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये कहते हुए वो चिल्लाए जा रही थी। उसका चिल्लाना, उसका रोना इतना ज़्यादा था कि कांच के टुकड़े जो नीचे बिखर चुके थे, उन फ़ोटो को उठाते हुए वायु के हाथों पर चुभ रहे थे। मगर वायु शायद अपनी सुध-बुध खो चुकी थी और एक तस्वीर को उठाकर उनके कई सारे टुकड़े करते हुए वायु एक ही बात बोली जा रही थी, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। वो हमारी ज़िंदगी में लौट के नहीं आ सकता। हमारे हमारे अतीत, हमारे आज की ज़िंदगी में अपने गंदे कदम नहीं रख सकता। ये कहते उसने सारी तस्वीरें के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। वायु वहीं पर बैठकर रोने लगी। जिस अतीत को भूल चुकी थी, वो अतीत उसकी आँखों के आगे फिर से आ गया था। उसे वो सब कुछ याद आ चुका था, जिन्हें वो भूल चुकी थी। उसकी आँखों के सामने उसके अतीत की चलती हुई यादें अभी भी चल रही थी। एक लड़की जो आधी बेहोशी में बेड पर लेटी हुई थी, उसको हल्का-हल्का होश आ रहा था। उसने आँख खोलकर देखा तो उसकी आँखों पर लाइटों की रोशनी लग रही थी। कुछ कैमरे चालू थे, जिनकी रोशनी उसकी आँखों में पड़ रही थी। ये सब याद करते हुए वायु एक बार फिर से चिल्लाकर रोने लगी। कुछ कैमरे चालू थे, जिनकी रोशनी उसकी आँखों में पड़ रही थी। ये सब याद करते हुए वायु एक बार फिर से चिल्लाकर रोने लगी। वो फूट-फूट कर रोते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। ये सब कहते हुए उसे अविराज के कहे हुए शब्द भी याद आने लगे। ना जाने वो कितनी देर वहाँ पर रोती रही, बिलखती रही। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। आज जो करवा चौथ की रात, वो चाँद भी आसमान में निकल चुका था। एक चाँद जो ऊपर आसमान में अपनी वायु बना रहा था। वही वायु जिसकी ज़िंदगी पल भर में सब कुछ तबाह हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसकी ज़िंदगी की रोशनी, उसकी ज़िंदगी जा चुकी थी। जिस अतीत को वो भूल चुकी थी, उसे याद तक नहीं था। आज एक बार फिर उसके उस डरावने अतीत ने उसकी ज़िंदगी में फिर से अपना काला साया बिखेर दिया था और एक बार फिर से उसका सब कुछ उससे छीन लिया। वायु एक जिंदा लाश की तरह वहाँ बैठे हुए रोती रही। तभी फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ वहाँ पर गूंज उठी, जिससे वायु अपनी होश में तो आई, पर उसने उस फ़ोन की रिंगटोन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, क्यों हमारे साथ हुआ? क्यों हमने किसी का क्या बिगाड़ा? क्या अच्छाई करने का हमेशा यही नतीजा मिलता है? क्या इस दुनिया में किसी की मदद करने की सज़ा यही मिलती है? ये कहते हुए वायु अपनी जगह से खड़ी हुई। वो फ़ोन जो अभी तक बज रहा था, वो फ़ोन नीचे फ्लोर पर रखा था, जो ना जाने कब विराज से बात करते हुए वहीं पर गिर गया था। उस फ़ोन पर रवि का फ़ोन आ रहा था। वायु को उस फ़ोन रिंग की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, पर उसने उस फ़ोन की तरफ देखा तक नहीं। शायद अब वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया, वायु जो अभी तक अपनी जगह पर थी, जहाँ अविराज उसको छोड़कर गया था, वहीं बैठकर रोती रही। उसने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, वो काँच के टुकड़े वहाँ बिखरे हुए थे, वो उसके पैर पर चुभने लगी, पर वायु ने उफ़ तक नहीं की। शायद उसने अपनी सुध-बुध खो चुकी। वो बस चुपचाप से चलती जा रही थी। उसकी आँखों में से उसके आँसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। काँच के टुकड़े उसके पैरों में धँस रहे थे। उसके हाथों से भी खून निकल रहा था और उसके पैरों से भी। पैरों में ना कुछ पहनने की वजह से काँच के टुकड़े उसके पैरों में अंदर तक चुभ रहे थे। वायु जैसे ही बाहर आई, गाड़ी के पास जो ड्राइवर खड़ा था, उसने वायु के लिए गेट खोला, पर वायु ने उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा चुपचाप से आगे की तरफ चलती रही। उसे देखकर साफ लग रहा था, वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है। आँखों से तेज आँसू निकल रहे थे। वायु मेंशन के गेट पर से बाहर निकल रही थी। उसने एक बार पीछे पलटकर देखा, जहाँ अविराज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ पेपर था और वो कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म ही हुआ था, इस तरीके से जिससे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी आँखों के सामने अविराज के साथ बिताए हुए पल घूमने लगे थे। उन्हें याद करते हुए वो दर्द भरी आवाज़ में बोली, जिसको कहीं दफना आए थे, भूल गए थे अतीत को, आज को जलाता है, जो आँखों में सपना सजाए थे। ये सज़ा जो दी है तुमने, उसके हम तो गुनहगार भी नहीं। मेरे अंश को गाली दो तुम, इतने तो हम गद्दार भी नहीं। हर भले बुरे के साथ अपनाया था मैंने तुझको, मुझ पर तो तुझे ज़रा-सा एतबार भी नहीं। ये सब कहते हुए उसकी आँखों के आगे अविराज के साथ बिताए हुए हर पल घूमने लगे। फिर उसके आँखों के आगे वो पल भी घूमने लगा, जब अविराज ने उसको मंगलसूत्र पहनाया था और उसकी माँग में सिंदूर भरा था। उन्हें याद करते हुए वो आगे बोली,
जो दिखाया गया है तुझको सच वो भी सच पूरा नहीं, मुझसे सच पूछते तो सही, ये रिश्ता रह जाता अधूरा नहीं। ये कहते हुए उसने आखिरी बार उस घर को देखा जहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड खड़े थे सबने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। वायु की नज़र तो सिर्फ उस घर पर थी जहाँ उसका सब कुछ उससे छिन चुका था। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज़ में बोली, आपने आज सिर्फ हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने तो उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिए जिसे अभी तक इस दुनिया में अपने कदमों के निशान तक नहीं बनाए। ये कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो आगे बोली, अब हमारी शक्ल, हमारा एहसास, हमारे कदम अपनी दुनिया में नहीं चाहते ना, ठीक है, अब कभी इस वायु की छाप आपकी ज़िंदगी में कभी दिखाई नहीं देगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। उसे नहीं पता था कहाँ जाएगी, बस अब उसे यहाँ से जाना था। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। जब उसका अतीत वापस आ चुका है, अगर वो अपने पेरेंट्स के पास भी गई, जिस तरीके से वो बर्बाद हुई है, फिर से उसकी वजह से एक बार फिर से उसके माँ पापा को भी उस अतीत की बर्बादी से गुजरना पड़ेगा जो वो नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अविराज जो गुस्से से ड्राइव कर रहा था, उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से ड्राइव कर रहा था। उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वायु का चेहरा, उसके साथ बिताए हुए पल जिन्हें याद करते हुए उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। उसके चेहरे की नसें तनी हुई थी। वो लगातार अपने होठों पर दारू की बोतल लगाकर ड्रिंक करते हुए वो सारी चीज़ उसके दिमाग में और उसके दिल पर बीत रही थी। उसे अभी कुछ देर पहले ही की चीज़ भी याद आ रही थी जब निधि का कॉल आया था। तब वो फार्म हाउस के लिए जा रहा था, पर निधि ने अभिराज को ये कहा कि वायु को लेकर उसको कुछ बात करनी है और वो बात बहुत ज़रूरी है। अविराज पहले तो मना कर रहा था, पर आयु का नाम सुनकर उसने हाँ कह दिया था। अविराज ने उसको अपने पास ही बुला लिया था क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी फार्म हाउस जाना था। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। नीति ने भी जल्दी से हाँ करके उस रास्ते पर आ गई थी क्योंकि वो प्रताप की गाड़ी में थी, और जब वो प्रताप की गाड़ी में थी तो वो फ़ोन उसने अविराज को ही मिलाया था। कुछ देर बाद अविराज की गाड़ी फार्म हाउस पहुँच चुकी थी। तभी नीति जो प्रताप की गाड़ी में से कुछ कदमों की दूरी पर उतर गई थी, वो मेन गेट से अंदर की तरफ आई और अविराज को पीछे से देखते हुए बोली, एस। नीति की आवाज़ सुनकर अविराज के कदम रुक गए। उसने पीछे पलट के देखा। नीति जल्दी से बोली, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अविराज उसको देखते हुए बोला, क्या तुम इसी रास्ते में बैठी थी जो इतनी जल्दी आ गई? नीति हल्का मुस्कुराई और उसको देखते हुए बोली, हाँ, बातें ऐसी थी कि मुझे इसी रास्ते पर इतनी जल्दी आना पड़ा। अविराज जिसको उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो जल्दी से बोला, जो बोलना है जल्दी बोलो। नीति थोड़ा अविराज के पास आते हुए बोली, वो बात बहुत ज़रूरी है। यहाँ तुम्हारे बॉडीगार्ड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मैं दिखाऊंगी वो शायद तुम यहाँ देख नहीं पाओगे, तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? नीति की बात सुनकर अविराज, जिसने वायु के लिए अंदर सरप्राइज की तैयारी की थी अपने प्यार का इजहार करने के लिए, इसलिए वो नीति को तो बिल्कुल अंदर नहीं लेकर जाना चाहता था। उसने उसको गार्डन एरिया की दूसरी तरफ चलने के लिए कहा जहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड थे। उसने उनको वहां से भेज दिया था। अविराज नीति को देखते हुए बोला, अब बोलो, जो बोला है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है और दफ़ा हो जाना यहाँ से जल्दी से। अविराज को इस तरीके से खुद को बोलते हुए देखकर नीति को अपने इंसल्ट फील हो रही थी। फिर भी वो मुस्कुराई। अपने हाथ में पड़े हुए वाइट कलर के एनवलप को अविराज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, एस, आप इसको खोलकर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं तो बस इतना कहूँगी, कम से कम शादी करने से पहले लड़की के बारे में तो जान लेते, किस टाइप की है। वो बोल रही थी कि अविराज गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? क्या लगता है तुम्हें यहाँ आने दिया है तो अपने लिमिट क्रॉस करके तुम कुछ भी बोलोगी? अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगा। अविराज की ये सब बोलते हुए नीति का चेहरा भी गुस्से से थोड़ा सा भर गया था। वो अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोली, मुझे धक्का मार के बाद में निकलवाना, पहले इसको देखो, खुद अपनी बीवी को धक्के मार के निकालोगे। ये कहते हुए उसने उस लिफाफे में से फोटोज निकाल के अविराज के हाथ में रख दी। अविराज ने जैसे इन फोटोग्राफ को देखा, वो कुछ सेकंड के लिए तो सुन्न हो गया, पर 2 मिनट में इसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने नीति पर अपना हाथ उठा दिया, जिससे नीति का चेहरा एक तरफ झुक गया। नीति चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? मुझ पर क्यों हाथ उठा रहे हो? हाथ उठाना है तो उस पर उठाओ ना, जिसकी ये फोटो है, जो तुम्हारी बीवी है। अविराज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब करने की? तुम क्या सोचती हो कि मेरे पास ये नकली फोटो बनाकर एडिट करके लाओगी और मैं अपनी बेबी गर्ल पर शक करूंगा, उसे घर से बाहर निकाल दूंगा? तुम जानती नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती करी है ये सब करके, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी नीति उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोली, मेरा अंजाम जो होगा वो बाद में करना, ये फोटो कोई नकली नहीं है। यकीन नहीं है तो एक बार चेक करवा लो, तुम्हारी आंखों के आगे खुद सच आ जाएगा। मैं तो तुम्हें यहाँ इसीलिए बताने आई थी क्योंकि तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो और कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की हो
जो ना जाने कितनों के। वो बोल ही रही थी कि अबराज चिल्लाते हुए बोला, "तुम मुझे बताओगी मेरी बीवी के बारे में, जो खुद ना जाने कितनों के साथ रात गुज़ारती है? तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे इस करतूत की वज़ह से तुम्हें और तुम्हारे बाप को पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। मन तो कर रहा है अभी तुम्हारी जान ले लूँ, पर अभी यहाँ कुछ करना नहीं चाहता, पर बहुत जल्द तुम्हें पता लगेगा, तुमने अभी क्या किया है, इसीलिए गेट आउट।" नीति तो हैरानी से अबराज को देखने लगी। सब कुछ दिखाने के बाद भी अबराज उस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, जो अबराज ने उसके लिए बोला था। वो सुनकर पर वो एक बार और बोली, "इसको चेक तो करो, ये फ़ोटो एडिट नहीं है, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। अगर ये फ़ोटोज़ नकली हुए तो जो तुम कहोगे, जो सज़ा दोगे मुझे मंज़ूर है, पर पहले इसे चेक करवाओ।" नीति को फिर से एक ही बात दोबारा बोलते हुए और उसको इसमें इतने यकीन से बोलते हुए देखकर अविराज, जो गुस्से से खुद को कंट्रोल कर रहा था, उसे अपनी बेबी गर्ल पर यकीन था। उसे उसके आने का इंतज़ार था। वो यहाँ कुछ करना नहीं चाहता था, पर नीति को एक ही बात बोलते हुए इतने दावे से अब उसका दिल बेचैन हो रहा था। जहाँ उसके दिल में इश्क जाग चुका था, वहीं नीति को इतने दावे से बोलते हुए अतीत की कड़वी यादों की वजह से उसका दिमाग अब उसके दिल पर हावी हो रहा था। अब उसने नीति को कुछ नहीं कहा और सीधा अंदर की तरफ चला गया। पर जाते-जाते उसने एक फ़ोटो, जिसमें वायु का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, पर अविराज अपनी बेबी गर्ल को अच्छे से पहचानता था, जिससे उसका दिल बेचैन भी हो रहा था। उसने उस फ़ोटो को उसी एनवेलप में डालकर बाकी फ़ोटोज़ को अपने कोट की जैकेट में डाल लिया और उस एक फ़ोटो को अपने एक बॉडीगार्ड को देते हुए बोला, "इसको ओपन करके देखने की गुस्ताखी मत करना, इसे राघव को जाकर दो।" ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और राघव को एक मैसेज टाइप कर दिया, जिसमें लिखा था, "फ़ोटो लेडी फ़ोटोग्राफ़र टीम को दो। जो उसने बॉडीगार्ड के हाथ में फ़ोटो भेजी है, उसे वो खुद भी ओपन करके ना देखे। सीधा उसे लेडीज़ टीम को दे और उनसे सिर्फ़ इतना पूछे कि वो फ़ोटो एडिट है या ओरिजिनल।" ये मैसेज टाइप करते हुए अविराज सीधे टेरेस पर आ गया। अविराज का ऑफ़िस फार्म हाउस के पास था। वायु को घर से वहाँ पर आने में टाइम लगने वाला था। घर दूर था, वही अविराज, जिसको पहले वायु का इंतज़ार था, इसलिए वो जल्दी-जल्दी ऑफ़िस में से आया था। अब उसे उस मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार था। कुछ ही देर में वहाँ आयु के पहुँचने से पहले अब अविराज को बेसब्री से उस मैसेज का इंतज़ार हो रहा था। वो वहाँ पर चक्कर काट रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। ना चाहते हुए उसकी माँ को जो धोखा मिला था, उसके दिमाग में वही सब बातें आ रही थी। वो बहुत कुछ सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर राघव का मैसेज आया, जिसे पढ़कर उसका चेहरा गुस्से से काँपने लगा। उसकी पकड़ फ़ोन पर मज़बूत हो गई। उस मैसेज में साफ लिखा था कि फ़ोटो में कोई भी एडिटिंग नहीं हुई, वो फ़ोटो ओरिजिनल है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद अविराज की पकड़ फ़ोन में मज़बूत हो गई। उसकी आँखें खून की तरह लाल हो गई थी। ये सब याद करते हुए अविराज ड्राइव कर रहा था। उसके सामने से ट्रक आ रहा था। ट्रक की लाइट जैसे अविराज की आँखों में पड़ी, अविराज ने एकदम से गाड़ी दूसरी साइड घुमा दी। अविराज की गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसकी गाड़ी सीधा पेड़ से जाकर टकराई, जिससे वहाँ पर काँच टूटने की आवाज़ आई। अविराज की गाड़ी के आगे का काँच टूट चुका था। अविराज का सर स्टीयरिंग पर जाकर लगा। उसके जो कुछ बॉडीगार्ड हमेशा उसकी परछाई की तरह उससे कुछ दूरी पर ही रहते थे, वो भी उस रास्ते की तरफ आ रहे थे। अविराज की गाड़ी को ऐसे देखकर उन्होंने जल्दी से अविराज की गाड़ी के पास आकर देखा तो अविराज के सर पर से खून निकल रहा था। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ हो चुका था। आगे से काँच टूटने की वजह से उसके सर पर एक बड़ा-सा काँच लग चुका था। अविराज, जिसे चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर नशे में उसकी आँखें बंद होती जा रही थी। बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसको दूसरी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल जाने लगे। और बॉडीगार्ड ने विराज को भी कॉल करके बता दिया। वायु, जो अभी भी अंधेरी रात में रोड पर चलती ही जा रही थी, उसकी आंखों में से आंसू बेइंतहा बरसते जा रहे थे। अचानक से चलते-चलते उसके कदम रुक गए। उसका दिल जो पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी उसके दिल में अविराज के लिए एक बेचैनी होने लगी। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, "वो ठीक तो है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ उनके साथ?" ये कहते-कहते अचानक से उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो खुद से ही बोली, "ये दिल भी कितना पागल है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उस इंसान के लिए बेचैन हो रहा है, जिसने बिना कसूर के इसे कसूरवार ठहरा दिया। उन्हें भला क्यों कुछ होगा? वो तो ठीक होंगे।" कह रही थी कि उसके कानों में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर वायु ने दूसरी तरफ देखा, जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, जंगल का एरिया था। वायु ने उसी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह जंगल के थोड़ा-सा अंदर की तरफ आई, तभी उसकी आँखें बड़ी हो गई। एक लड़का एक लड़की के सामने खड़ा होकर उस लड़की को चाकू दिखाते हुए बोल रहा था, "और पैसे दे।" वो लड़की, जिसकी दर्द की चीख सुनकर वायु अंदर की तरफ आई थी, उसके पैर में पत्थर से टकराने की मोच आ गई थी। वो उस लड़की के हाथ जोड़कर बोली, "देखो, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे जाने दो।" लड़का उसको चाकू दिखाते हुए बोला, "इन पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे और पैसे चाहिए, जल्दी दे, तेरे पास और होंगे।" लड़की अपना बैग आगे करते हुए दिखाई, तभी आयु, जो बिल्कुल उसके पीछे आ गई थी, उससे बोली, "तुम ये क्या कर रहे हो?" अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनकर वो लड़का पीछे मुड़कर देखा।
चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, वायु की तरफ देखने लगा। वायु को देखते ही वायु ने जो पहन रखे थे और हाथों में जो चूड़ियाँ थी, जो पहले ही टूट चुकी थी, उसके साथ उसके हाथों में जो कंगन थे, उस लड़की की नज़र वायु पे टिक गई। उसने जल्दी से उस दूसरी लड़की के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और चाकू रखते हुए वायु की तरफ देखते हुए बोला, ये जो तूने पहना हुआ है ना, इन्हें उतार के मुझे दे दे, वरना मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। उस लड़की के ऊपर चाकू रखा हुआ देखकर और उस लड़की की बात सुनकर वायु की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें देती हूँ, पहले तुम इस लड़की को छोड़ो, मैं तुम्हें ये देती हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से अपने कान में से और अपने हाथों में से पहनी हुई डायमंड की चीज़ों को निकाल कर वो नीचे रखते हुए बोली, देखो मैंने ये सब रख दिया है, तुम उस लड़की को छोड़ दो। तुम्हें ये चीज़ चाहिए ना, इसको ले लो, इस लड़की को जाने दो। वो लड़का जो सिर्फ़ शायद नशे के लिए चोरी करता था, उसे शायद लड़कियों से कोई मतलब नहीं था, इसको सिर्फ़ पैसे चाहिए थे। उसने एक झटके में उस लड़की को छोड़ा। ये देखकर वायु उस लड़की की तरफ आने लगी, तभी उस लड़के ने सामने से आते हुए वायु को भी धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। धक्का लगते ही वायु की चीख निकल गई। वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर उस लड़की ने उस तरफ देखा जहाँ से वो चोर भागा था। फिर वो जल्दी से वायु के पास आई। उसने जैसे ही वायु को देखा, उसकी आँखें बड़ी हो गई। इधर वायु के घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। वायु की माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वायु के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास। उनके माथे पर दोनों झलकें नज़र आ रही थी। फिर भी वायु की माँ ने उस लड़की को घर के अंदर बुलाया और कहने लगी, बेटा कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई हो, क्या इस बीच तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तो लड़की कहने लगी, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उस हादसे के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई थी और वहीं पर मैं जॉब भी करती थी। उसी के सिलसिले में यहाँ भी आई थी। आप लोगों के बारे में पता चला तो सोचा कि मिलते चलो। और सब बताइए अपना, वायु कैसी है और कहाँ है? उस लड़की से बात करते हुए अब दोनों थोड़ी नॉर्मल हो गए थे। उन्होंने बता दिया कि वायु ने शादी कर ली है, वो भी लव मैरिज। वायु की माँ ने उसे कुछ खाने को दिया और कहा, बेटा आराम कर लो, हम वायु को तुम्हारे बारे में बता देते हैं। और लड़की कहने लगी, नहीं आंटी, रहने दीजिए। जान गई वो ठीक है, यही बहुत है। उसने बहुत किया है मेरे लिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से फिर उसे वो सब याद आए, वो सब भूल गई है, यही उसके लिए बेहतर है। तो ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, कल मुझे जाना है, तो जाने से पहले आप लोगों से मिलकर ज़रूर जाऊँगी। अगली सुबह वायु के पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे, जब उन्हें पता चला था कि वायु कहीं चली गई है। जब सुबह में वायु की माँ ने उससे बात करने के लिए फ़ोन लगाया था, तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उसने घर का फ़ोन लगाया, अविराज को फ़ोन लगाया। जब किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो उन्होंने राघव से फ़ोन लगाकर पूछा, तो उन्हें पता चला कि अविराज हॉस्पिटल में है। और आयु का कोई पता नहीं, तो जल्दी से हॉस्पिटल आ गए और हॉस्पिटल आए तो अविराज किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। उसके माता-पिता उससे पूछ रहे थे कि हमारी बेटी कहाँ है? लेकिन अविराज कुछ बोलने को तैयार नहीं था। गुस्से से उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी और वो चुपचाप हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और मुझे पता भी नहीं करना। उस जैसी लड़की की मेरी लाइफ़ में कोई जगह नहीं है। जो कैरेक्टरलेस, ना जाने कितने लड़कों के साथ इतना बोलते-बोलते वो चुप हो गया। ये सब सुनकर तो वायु के पेरेंट्स की तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अविराज ऐसे क्यों बात कर रहा है। वायु की माँ अविराज से डरते हुए बोली, बेटा हमारी वायु ऐसी नहीं है। ज़रूर तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। बहुत ही अच्छी लड़की है, आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं की। और तुम तो उससे प्यार करते थे ना, तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी, तो फिर वो किसी और के साथ कैसे? अविराज गुस्से में बोला, मैं प्यार नहीं करता उससे। नहीं, हमारी लव मैरिज हुई थी। ये सुनकर वायु के पेरेंट्स को एक और झटका लगा, लेकिन अपनी बच्ची के बारे में जानना था कि वो कहाँ है। वायु के पेरेंट्स कहने लगे, लेकिन बेटा आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम वायु के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? जब अविराज ने ये सुना तो राघव की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर राघव ने एक लिफाफा रख दिया। उसने वो लिफाफा वायु की माँ को दे दिया और उसकी माँ ने देखा उस लिफाफे के अंदर तस्वीर थी। उसे देखकर तो कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी गिर जाएगी। तभी प्रकाश जी ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, क्या हुआ सुनैना? वायु की माँ कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बच्ची का अतीत इस तरह से उसके सामने नहीं आ सकता। ये कह रही थी कि अविराज ने कहा, कैसा अतीत? कौन सा सच? वायु की माँ कहने लगी, बेटा तुमने बिना सच्चाई जाने मेरी बच्ची को पता नहीं क्या-क्या कहा है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी। अविराज कहने लगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो एक नंबर की चालबाज़ लड़की है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वायु ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो इतनी अच्छी है कि उसके साथ कोई भी कुछ कितना भी बुरा कर दे, लेकिन वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। और आप कह रहे हैं वो चालबाज़ है? सब उस लड़की की तरफ देखने लगे। जब लड़की सामने आई तो अविनाश कहने लगा, तुम कौन हो
और यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि मेरा नाम सोनिया है और मैं वायु की दोस्त हूँ। ये जो फ़ोटो देखकर आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वायु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने बिना सच जाने कितना कुछ कह दिया। सोनिया वही लड़की थी जो वायु के घर आई थी उसके पेरेंट्स से मिलने, और जब वो सुबह फिर उनसे मिलने आ रही थी तो उसने देखा बहुत हड़बड़ी में वो लोग अस्पताल जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे-पीछे हॉस्पिटल आ गई, और जब वो यहाँ आई तो उसने ये सब सुना, तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी बात कंटिन्यू रखी और कहने लगी, जिस बात के इल्ज़ाम आप वायु पर लगा रहे हैं, उसे तो ये सब याद भी नहीं हो। उसके साथ जितना बुरा हुआ है उतना किसी के साथ ना हो। उसने मुझे बचाने के लिए उस ज़ालिम इंसान से अकेले ही लड़ गई, और इसमें उसने अपना याददाश्त भी खो दिया। अविराज जो अब तक गुस्से में था ये सुनकर कि वायु को तो वो सब याद ही नहीं है, और उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। ये जानकर उसको अब एक बेचैनी-सी होने लगी थी। जो चीज़ उसके दिमाग में अब आने लगी थी, उसको एक डर लग रहा था। वो हैरानी से सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम बोल रही हो, वो सब झूठ कह रही हो। तुम भी कोई ड्रामा करने आई हो यहाँ, ताकि उसकी सच्चाई छिप जाए। विराज अविराज की बात को बीच में काटते हुए कहता है, तू गुस्से में पागल हो चुका है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अपने गुस्से में कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे तू बाद में पछताने के लायक भी ना बचे, पर लगता है तूने कुछ कर दिया। विराज की बात सुनकर अविराज उसकी तरफ देखने लगा। विराज अविराज की आंखों में देखते हुए बोला, और ये तू भाभी के बारे में क्या बोल रहा है कि वो किसी और के साथ? क्या तुझे नहीं पता? तू तो उनका पति है। तुझे तो किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं थी भाभी पर, तो क्या तू उनके करीब नहीं था? तुझे पता नहीं कि वो पहले वो किसी और के करीब? ये बोलते बोलते विराज चुप हो गया। वही विराज की बात सुनकर अविराज को वो दिन याद आ गया था जब वायु नशे में उसके पास आई थी, और दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, और उसका और वायु का फर्स्ट टाइम था। ये बात अविराज अच्छे से समझ गया था। उसको पता था कि वो पहला था जिसने वायु को पूरी तरह से अपनाया बनाया था। वो सब याद आते ही अब उसका दिमाग घूम गया था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे अब बेचैनी सी होने लगी थी। फिर वो अपनी उस बेचैनी को ना मानते हुए बोला, कुछ भी हो, भले ही मैं उसे पूरी तरह से अपनाने वाला पहला इंसान हूँ, पर कुछ फ़ोटोज़ मैंने खुद चेक करवाए थे, वो ओरिजिनल है, वो कोई एडिट नहीं है। हाँ, माना उनके बीच वो सब नहीं हुआ होगा, पर वो किसी के करीब गई है, और किस हालत में गई है ये फ़ोटो में सब पता लग रहा है। ये कहते हुए उसकी खुद की साँसें अब तेज़ चलने लगी थी। ना चाहते हुए भी अब उसकी आँखों के आगे वायु का चेहरा घूमने लगा था। जब वो दोनों एक-दूसरे के पहली बार करीब आए थे, सोनिया रोते हुए बोली, हमेशा सच वो नहीं होता जो दिखता है। हमें नहीं पता आपको फ़ोटोग्राफ किसने किस तरीके से क्या बोलकर दिखाया, पर जो आप बोल रहे हो वो सच नहीं है। सच हम आपको बताते हैं। उसकी बात सुनकर अबराज उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसके अंदर एक डर बैठता जा रहा था। सोनिया ने बैग में से कुछ फाइल्स निकाली और अबराज के हाथों में देते हुए बोली, ये वायु के कोमा में जाने की रिपोर्ट है। जब वायु कोमा में गई हुई थी, उसने खुद सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, उसे मजबूर किया गया था। उसने खुद की इज़्ज़त बचाने के लिए खुद की जान देने की कोशिश की थी, जिससे वो कोमा में चली गई थी। उसकी बात सुनकर अभिराज के हाथ में जो फाइल थी, वो काँपने लगी थी, साथ ही उसके हाथ भी काँपने लगे थे। अभिराज ने अपने काँपते हाथों से उन फाइलों को खोला, अच्छे से उस फाइल को पढ़ रहा था। जैसे-जैसे वो पढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। उसे अब अपनी साँसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उन फाइल्स से साफ लिखा हुआ था कि सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से 6 महीना वायु कोमा में रही, पर होश में आने के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। उस सब को पढ़कर अविराज की आँखें, जो अब तक गुस्से में लाल थी, उसकी आँखों में वो लालेपन अभी भी था, पर गुस्से की जगह एक तकलीफ ने ले ली थी। उसकी धड़कन रुकने के लिए तैयार हो चुकी थी। अविराज ने अचानक से उस फाइल को नीचे पटक दिया और सोनिया की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? किसने किया है? विराज ने नीचे से फाइल को उठाकर देखा। उसने फाइल को जैसे ही पढ़ी, उसकी आंखों में भी नमी उतर गई थी। सोनिया, जिसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो अविराज की तरफ देखते हुए बोली, उसके साथ सिर्फ रैप अटैक नहीं हुआ था, उससे भी बुरा हुआ था। उस पर टॉर्चर किया गया था। उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था कि उसने खुद की इज्जत बचाने के लिए सुसाइड करने की कोशिश की थी, खुद को ख़त्म करने का फैसला लिया था। वायु हमारी, जिसे आप पता नहीं अभी तक क्या क्या बोल रहे हैं, उस बेचारी को तो कुछ याद भी नहीं है।